हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट डिकोडर। आई होप सबका अच्छा चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। अब हम स्टार्ट करेंगे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में चैप्टर नंबर 2 विच इज पर्ट। पर्ट का मतलब तो आप जानते ही होंगे, थ्योरेटिकली मैंने समझाया हुआ ही है। पर्ट मींस प्रोग्राम इवैल्यूएशन रिव्यू टेक्निक। तो अभी जो बच्चों पर्ट में मैं पढ़ाऊंगा आपको, मैं अभी कम से कम 2 ढाई 3 घंटे तक कम से कम पूरा का पूरा थ्योरी एक्सप्लेन करूंगा रिलेटेड टू पर्ट। इसके बाद एक एक करके हम जब क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करेंगे, हो सकता है मैं सीपीएम भी बता ही दूं। सीपीएम बस छोटा सा ही है, पर्ट ही बड़ा है, सीपीएम बहुत छोटा सा है। सीपीएम तुरंत समझ जाओगे फटा, लेकिन पर्ट थोड़ा बड़ा है। ठीक है, तो इसके थ्योरी बताने के बाद आप देखना, मैक्सिमम टू मैक्सिमम कहने का मतलब ऑलमोस्ट 70 to 80% क्वेश्चंस जो कन्वेंशनल में या फिर ऑब्जेक्टिव में जो पूछे गए फ्रॉम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, वो आपके सॉल्व होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, खास करके पर्ट और सीपीएम से। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से सुनिएगा, ज्वाइन कर लीजिए अपना पेड कोर्स। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का भी जो कोर्स है ये पेड है। इस वीडियो लेक्चर के बाद जितने भी वीडियो लेक्चर हम अपलोड करेंगे फ्रॉम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, हम उसे प्राइवेट कर देंगे, तो एनरोल कर लीजिएगा। अभी रिसेंट ऑफर चल रही है एनरोलमेंट पे। ऐसे एक्चुअल फी 700 रहेगा, लेकिन इनिशियल एनरोलमेंट फॉर 20 to 30 स्टूडेंट आई विल प्रोवाइड एट 500 रुपीज ओनली। सो लेट बिगिन विथ पर्ट। तो आपको पर्ट पे जो ध्यान रखना होगा, कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव पॉइंट्स, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के लिए मैं कुछ कुछ पॉइंट्स बताता हूं आपको, ध्यान रखिएगा। पर्ट जो मेथड है, इसको डेवलप किया गया है किसके द्वारा? इट इज डेवलप्ड बाय यूएस नेवी। इट इज डेवलप्ड बाय यूएस नेवी। ये भी पूछा जाता है कभी कभी। सेकेंड पॉइंट, पर्ट का हम इस्तेमाल जो करते हैं, वी यूज दिस टाइप ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टेक्निक और टूल फॉर न्यू टाइप ऑफ प्रोजेक्ट। ओके, पर्ट इज यूज्ड फॉर न्यू टाइप ऑफ प्रोजेक्ट। चूंकि पर्ट न्यू टाइप ऑफ प्रोजेक्ट पर है, तो न्यू टाइप ऑफ प्रोजेक्ट में संभावनाओं पर बहुत सारा खेल होता है, सब कुछ संभावनाओं पे चलता है। ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है, कहने का मतलब प्रोबेबिलिटी। ओके, सो पर्ट का जो अप्रोच है ये कंप्लीटली प्रोबेबिलिटी पर बेस्ड है। सो हम कह सकते हैं पर्ट इज बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच। बट जो सीपीएम का अगर मैं बात करूं, तो दैट इज बेस्ड ऑन डिटरमिनिस्टिक अप्रोच। सीपीएम इज यूज्ड फॉर रेपिटेटिव टाइप ऑफ प्रोजेक्ट, मींस कोई प्रोजेक्ट हो चुकी है, उसी प्रोजेक्ट का नकल कुछ बन रहा है, तो सीपीएम वहां पे काम करेगा। लेकिन पर्ट में क्या है? न्यू टाइप ऑफ प्रोजेक्ट, हेंस प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच। तो लिखिए, it is based on it is based on probabilistic approach। तो चूंकि ये प्रोबेबिलिटी पर बेस्ड है, तो इस मेथड में समय में, देखो कोई नया टाइप ऑफ प्रोजेक्ट है, उसमें कोई जरूरी नहीं है कि आपको पता ही हो कि इतने दिनों में ये खत्म हो जाएगी। टाइम अनसर्टिनिटी हो सकती है, हो सकता है वो जल्दी खत्म हो जाए अगर आपका सब कुछ सही बैठा, हो सकता है वो जल्दी खत्म ना हो, बहुत समय लग गया, है ना। तो देयर आर टाइम अनसर्टेनिटीज। इसलिए पर्ट टेक्निक में हम 3 टाइम एस्टिमेट को कैलकुलेट करते हैं। मतलब 3 तरह के टाइम निकालते हैं किसी भी एक्टिविटी को लेके, या फिर किसी ओवरऑल प्रोजेक्ट को लेके हम 3 टाइम एस्टिमेट निकालते हैं। ये जो टाइम एस्टिमेट्स है, 3 टाइम एस्टिमेट, हम किसी एक्टिविटी के लिए निकाल सकते हैं या फिर ओवरऑल प्रोजेक्ट के लिए भी निकाल सकते हैं। ओके, 3 टाइम एस्टिमेट्स आर मेड। तो ये 3 टाइम एस्टिमेट्स क्या क्या है इसके बारे में बताएंगे, लेकिन पहले जान लीजिए कि लिख लो कि 3 टाइम एस्टिमेट्स आर मेड। लिखिए, इट अकाउंट टाइम अनसर्टेनिटी and 3 टाइम estimates are made
इसका नाम अगर मैं बताऊं तो ये होता है ऑप्टिमिस्टिक टाइम, पेसिमिस्टिक टाइम एंड मोस्ट लाइकली टाइम या फिर ऑर्डिनरी टाइम। ये क्या होती है, इसको बकायदा डेफिनेशन के साथ आपको लिखवाऊंगा। ओके, सो घबराने की जरूरत नहीं है। लिखिए कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखिए जो अभी लिखवा रहा हूं। नेक्स्ट लिखिए, इन पार्ट each activity assumed to follow beta frequency distribution। ओके, नेक्स्ट, याद रखने का, ये सब कुछ याद रखने का। नेक्स्ट, PERT is event oriented। अच्छा, यहां से मेरे को एक बात याद आई, अगर PERT इवेंट ओरिएंटेड है तो इसमें किस तरह का नेटवर्क डायग्राम का यूज होगा? AOA ना AON। ऑब्वियसली A एक्टिविटी ऑन एरो, AOA नेटवर्क डायग्राम का यूज होगा, क्योंकि AON एक्टिविटी ऑन नोड जो नेटवर्क डायग्राम है, इन दैट इवेंट के लिए प्लेस ही नहीं है। और चूंकि पर्ट जो है ये इवेंट ओरिएंटेड या फिर गोल ओरिएंटेड, मतलब ये डिफरेंट एक्टिविटीज ये खत्म हुए फिर एक नया एक्टिविटी स्टार्ट होगा, गोल ओरिएंटेड है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है ना। तो पर्ट इज योर इवेंट ओरिएंटेड। नाउ पर्ट जो मेथड है, इस मेथड में टाइम मेन फैक्टर है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे टाइम, क्योंकि न्यू टाइप ऑफ प्रोजेक्ट है तो टाइम ही वो चीज है जो हमको पता नहीं कि कितना टाइम लगेगा इस प्रोजेक्ट के कंप्लीट होने में। ओके, बिकॉज इट इज ए न्यू टाइप ऑफ प्रोजेक्ट, हेंस ये टाइम इज द मेन कंसर्न। तो लिखिए नेक्स्ट, टाइम इज द मेन कंसर्न। ओके, देखो पर्ट जो मेथड है, चूंकि यहाँ पे मैंने क्या बोला, टाइम इज द मेन कंसर्न, यहाँ पे जो प्रोजेक्ट का कॉस्ट का अगर मैं बात करूं तो पर्ट मेथड में ये एजम्पशन लिया गया है कि योर प्रोजेक्ट कॉस्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम। कहने का मतलब ये है, अगर मान लो प्रोजेक्ट कंप्लीशन में आपको बहुत ज्यादा समय लग गया, यू आर टेकिंग लॉन्ग टाइम, देन योर कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट विल आल्सो बी हाई। तो मिनिमम कॉस्ट कब होगी? जब टाइम कम से कम लगेगा। अगर टाइम ज्यादा लग रहा है तो कॉस्ट भी ज्यादा होगा। समझ में आ रही बात? ओके, लिखिए मिनिमम कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट is correspond to minimum project completion time because cost is assumed directly proportional to time, assumed directly proportional to टाइम। ठीक है, तो ये सारे कुछ कुछ मैंने इंट्रोड्यूस कर दिया आपको पर्ट से। ठीक है, तो ये कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने बताई जो आपको याद रखनी है। अब एक नया टॉपिक बनाइए जो टाइम एस्टिमेट्स है, इसके बारे में देख लेते हैं। पर्ट में जो 3 डिफरेंट टाइम एस्टिमेट्स है, ये कौन कौन से हैं इसको जरा समझते हैं। तो लिखिए, हेडिंग बनाइए, 3 टाइम estimate for an activity
तो ये कौन कौन से 3 डिफरेंट टाइम एस्टिमेट्स हैं। पहला टी इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, टी नॉट, इसको कहा जाता है ऑप्टिमिस्टिक टाइम, ऑप्टिमिस्टिक टाइम। ओके, टीपी इसको कहा जाता है पेसिमिस्टिक टाइम। फिर टीएम, टीएम या फिर ऐसे कह लो मोस्ट लाइकली टाइम, मोस्ट लाइकली टाइम या फिर ऑर्डिनरी टाइम। ठीक है, अब इन तीनों के बारे में जरा समझते हैं। देखो, इसमें ऑप्टिमिस्टिक टाइम सबसे कम होती है। ओके, ऑप्टिमिस्टिक टाइम सबसे कम होती है। क्यों? ऑप्टिमिस्टिक टाइम वो टाइम है, हम ये मान के चलते हैं कि सारे कंडीशंस जो हैं जिसके अंडर में वर्क हो रही है, द कंडीशन अंडर विच द वर्क इज गोइंग ऑन आर आइडियल, मतलब एकदम परफेक्ट। तो जब आपको सब कुछ परफेक्ट मिल ही रही है तो जो समय है वो भी कम लगेगा कि नहीं। तो दैट इज योर ऑप्टिमिस्टिक टाइम। सो मैं इसको लिख सकता हूं, ऑप्टिमिस्टिक टाइम इज द मिनिमम टाइम इन विच एक्टिविटी में बी expected to be completed if most ideal condition prevails. This is your optimistic time. Now we get pessimistic time. ये क्या है? This is your maximum time. जब आपका most conditions जो है जिसके अंदर एक्टिविटी हो रही है वो उसमें बहुत सारे अनफेवरेबल कंडीशंस बन रहे हैं। ओके, तो या फिर वर्स्ट कंडीशन, बुरी सी बुरी हालात में आप काम कर रहे हो, तो ऐसे कंडीशंस में ऑब्वियसली डिले होगी, ऑब्वियसली टाइम आपको ज्यादा लगेगी। तो दैट टाइम अंडर विच दैट एक्टिविटी इज कंप्लीटिंग इज कॉल्ड पेसिमिस्टिक टाइम। नेक्स्ट, मोस्ट लाइकली टाइम या फिर ऑर्डिनरी टाइम। व्हाट इज दिस? ये मिला जुला कंडीशंस है। मतलब मिला जुला कंडीशंस मतलब कुछ कंडीशंस फेवरेबल भी हैं, कुछ कंडीशंस आइडियल भी हैं, कुछ कंडीशंस वर्स्ट है। मतलब अच्छे बुरे दोनों का एक मिक्सअप है, दोनों हालातों का एक मिक्सअप है। तो उस कंडीशन के तहत या फिर उन हालातों में जब आप एक्टिविटी को कंप्लीट कर रहे हो तो आपको कितना समय लग रहा है, व्हाट टाइम यू आर टेकिंग, दैट इज योर मोस्ट लाइकली टाइम और टाइम टेकन बाय एन एक्टिविटी टू get completed under ordinary conditions. Ordinary conditions means there are mix up of both favorable and unfavorable conditions. क्या आपको समझ में आई बात? 3 तरह का टाइम एस्टिमेट हम क्या क्या निकाल रहे हैं, ऑप्टिमिस्टिक टाइम, पेसिमिस्टिक टाइम एंड मोस्ट लाइकली टाइम या फिर टाइम अंडर ऑर्डिनरी कंडीशंस या फिर ऑर्डिनरी टाइम। ओके, तो इसमें सबसे ज्यादा क्या होगा, सबसे मतलब सबसे इसका ऑर्डर अगर मैं लिखूं तो ऑर्डर क्या मैं इस तरह से ऑर्डर को डिफाइन कर सकता हूं कि टी नॉट सबसे कम होगी, देन ऑर्डिनरी कंडीशन में जो टाइम है, देन टीपी। आपको एग्जाम में इस चीज को भी पूछा जा सकता है 1 नंबर में। ठीक है, तो सब कुछ ध्यान से पढ़ना है, कुछ छूटना नहीं चाहिए, हम बताएंगे सब, आपको कैच सब कुछ करना है। ओके, तो चलिए जो बातें मैंने आपको इसके बारे में बताई, इन 3 डिफरेंट टाइम्स के बारे में, इसके बारे में जरा लिख लीजिए कॉपी पे, अच्छा लगेगा। हम लिख लेते हैं, फिर आप लिख लेना। समझ तो गए हो? तो लिखिए ऑप्टिमिस्टिक टाइम T naught. So T naught is the minimum time in which an activity may be expected to be completed if most ideal condition prevail. Pessimistic time, it is the maximum time in which an activity may be expected to be completed under worst condition या most worst condition, सबसे बुरी हालात। Most likely time या फिर TM, it is the time in which an activity may be expected to be completed under ordinary conditions. Ordinary conditions means conditions in which you have both type of conditions. कुछ हालात अच्छे हैं, फेवरेबल हैं, कुछ हालात अच्छे नहीं हैं, बुरे। ठीक है,
इसे हम कहेंगे ऑर्डिनरी कंडीशंस। सो दिस इज योर 3 टाइप ऑफ टाइम एस्टिमेट। तो इसका ऑर्डर तो मैंने बता ही दिया था, कौन ज्यादा होगा कौन कम होगा। सबसे ज्यादा टी नॉट सॉरी सबसे कम समय टी नॉट वाला है, सबसे ज्यादा समय टीपी वाला है, बीच वाला क्या हो गया फिर टीएम। ठीक है, सो ऑर्डर ध्यान रखिएगा, 3 टाइम एस्टिमेट ध्यान रखिएगा। ये जो 3 टाइम एस्टिमेट्स मैं बता रहा हूं, ये किस में बता रहा मैं, ये बता रहा है आपको पर्ट में। सीपीएम में केवल 1 टाइम एस्टिमेट निकलता है। ओके, सीपीएम में किसी भी एक्टिविटी का कोई एक ही टाइम होता है। ये पर्ट है जिसमें 3 टाइम एस्टिमेट, ये चीज भी पूछा जा सकता है आपको। ओके, सो कंफ्यूज नहीं होने का। वेल, अब चलिए जरा मैं आपको ये जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मैंने आपको बताया था ये जरा समझाता हूं। अब चूंकि आपने टाइम एस्टिमेट देख लिया, अब जरा बीटा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन समझते हैं। तो हेडिंग बनाइए बीटा, बीटा, बीटा इस तरह से लिखते हैं ना, बीईटी, बीटा इस तरह का सिंबल होता है, बी बी लिखिए, उसमें एक नीचे पूछ दे दीजिए। बीटा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, बीटा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारे क्या है, ये प्रोबेबिलिटी के कर्व हैं, है ना, ये सारे प्रोबेबिलिटी के कर्व हैं। अभी ये यहाँ पे जो कर्व एक बना हुआ, ये 2 तरह का कर्व हो सकता है। मैं पहले समझा दूं वो 2 तरह का कर्व क्या हो सकता है। देखो, प्रोबेबिलिटी कर्व मतलब यहाँ पे किसके किसके बीच बनेगा, इधर होगा प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी, और इधर होगा टाइम। ठीक है, प्रोबेबिलिटी वर्सेस टाइम के बीच में एक कर्व बनेगी। अब ये 2 तरह का हो सकता है। एक कर्व आपको देखने को मिलेगा इस तरह से, अच्छा ये मान लो, चलो ये मान लो, ये मान लो, ये मान लो सेंटर, मैं कोई सेंटर कंसीडर कर रहा हूं, तो जरा समझना, इस तरह से आप बना सकते हो कर्व। मतलब ये जो सेंटर हाफ है उसके राइट साइड, सेंटर के राइट साइड में पीक आपको देखने को मिल रहा है कर्व का, तो इसको हम कहेंगे राइट स्क्यूड कर्व। स्क्यू मतलब सबसे टॉप पॉइंट, मतलब ये राइट साइड में उसका पीक आता है। ओके, अब मान लो अगर प्रोबेबिलिटी कर्व आपको ऐसे देखने को मिले कि सेंटर के लेफ्ट में ही आपको इसका पीक देखने को मिल रहा है, तो उसको कहेंगे लेफ्ट स्क्यूड बीटा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। ठीक है, ये 2 अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ कर्व बन सकता है। ये राइट स्क्यूड हो गया, राइट स्क्यूड, और ये लेफ्ट स्क्यूड। ठीक है, वाह भाई वाह, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। वेल, तो यहां पे देखिए बीटा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, राइट स्क्यूड बीटा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है। तो दिस कर्व इज रिलेटेड विथ प्रोबेबिलिटी वर्सेस टाइम। ओके, प्रोबेबिलिटी वर्सेस टाइम। तो यहाँ पे मैं 3 पॉइंट रिप्रेजेंट करूंगा। ये किसी एक प्रोजेक्ट को डिफाइन कर रहा है, या फिर ओके, या फिर किसी एक्टिविटी को डिफाइन कर रहा है, ऐसे एज्यूम कर लो। तो यहाँ पे मैं 3 पॉइंट डिफाइन करूंगा। अभी प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट को डिफाइन करता हुआ मैंने ऐसा कुछ बोला नहीं है, एक्टिविटी रिलेटेड बात की है। तो लेट्स सपोज ये किसी एक्टिविटी को डिफाइन कर रहा है, तो यहाँ पे मैं 3 पॉइंट डिफाइन करता हूँ। लेट्स सपोज दिस इज योर पॉइंट ए, जो पीक वाला पॉइंट है इसे मैं कह दूं पॉइंट बी। ओके, और ये एंड हो गया, लेट्स सपोज इसको मैं कह दिया पॉइंट सी। तो देखो अब यहाँ पे टाइम को रिप्रेजेंट करेंगे। तो मैंने अभी अभी बताया था आपको 3 तरह का टाइम एस्टिमेट बताया था, ऑप्टिमिस्टिक टाइम, पेसिमिस्टिक टाइम एंड ऑर्डिनरी टाइम। तो ऑप्टिमिस्टिक टाइम सबसे कम होगा, तो इसे मैं कह दूंगा ऑप्टिमिस्टिक टाइम, इसे मैंने कह दिया पेसिमिस्टिक टाइम, इसे मैं कह दिया ऑर्डिनरी टाइम, टीएम। समझ में आया? इस तरह का कुछ आपको कर्व दिखेगा। ये है राइट स्क्यूड। नाउ अगर इसी में अगर मैं लेफ्ट स्क्यूड कर्व आपको दिखाऊं, तो जस्ट लेफ्ट साइड उसका वो उसका जो पीक होगा वो लेफ्ट साइड होगा थोड़ा, मतलब सेंटर के लेफ्ट साइड में उसका पीक होना चाहिए, इस तरह का कुछ होगा, है ना। तो ये एक लेफ्ट स्क्यूड कर्व हो जाएगा। इसको लिख लीजिए यहाँ पे, लेफ्ट स्क्यूड बीटा डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। ये क्यों बता रहे हैं इसका मतलब समझाऊंगा।
मैं मजे में बताता हूं, आप मजे में पढ़ो, मजे में एनरोल भी करो तो थोड़ा अच्छा लगेगा। प्रोबेबिलिटी वर्सेस टाइम, उसी तरह से 3 पॉइंट में डिफाइन कर दो, ए बी सी स्टार्टिंग, ठीक है, ए ये सी है, ये बी है। अब टाइम एस्टिमेट यहाँ पे मैं अगर रिप्रेजेंट करूं टी नॉट और ये टी एम, ये हो जाएगा आपका टीपी। ओके, तो ये लेफ्ट स्क्यूड बीटा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है। अच्छा, ये बीटा डिस्ट्रीब्यूशन क्या, बीटा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन लिखिए, कंप्लीट लिखिए, बीटा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसका जो यूज है वो क्या है, इसका यूज ये है कि लेट्स सपोज एक कर्व मैं बनाता हूं अभी। ओके, ये आप समझ गए लेफ्ट राइट स्क्यूड क्या होता है, जस्ट वो बताने के लिए मैंने वो बनाई थी अभी। अब देखिए इसका यूज देखिए, प्रोबेबिलिटी वर्सेस टाइम। तो लेट्स सपोज कोई भी एक लेफ्ट स्क्यूड या राइट स्क्यूड कोई भी कर्व पकड़ लो। लेट्स सपोज मैंने राइट स्क्यूड कर्व ले ली, इसको मैंने रिप्रेजेंट कर दिया ए, इस पॉइंट को मैंने रिप्रेजेंट कर दिया सी, इस पॉइंट को मैंने रिप्रेजेंट कर दिया बी। यहाँ पे 3 टाइम एस्टिमेट हो गया, टी नॉट, टी एम एंड टीपी, ठीक है, टी नॉट, टी एम एंड टीपी। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि मेरे को ये बताओ, ये टाइम का एक्सिस है, ये टाइम का एक्सिस है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप ये बताओ मेरे को ये किसी एक्टिविटी से रिलेटेड है, ये कर्व किसी एक एक्टिविटी को डिफाइन कर रहा है। लेट्स सपोज कि मैं आपसे ये पूछता हूं कि किसी एक एक्टिविटी का प्रोबेबिलिटी कितना है कि वो टी के टाइम में कंप्लीट हो जाए। किसी भी एक एक्टिविटी का क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो टी के टाइम में कंप्लीट हो जाए, समझ में आया? ये सवाल है मेरा। तो इस तरह का अगर क्वेश्चंस आ रहे हैं आपको तो आप कैसे निकालोगे? तो ये निकालने का ये तरीका है कि ये जो भी बीटा डिस्ट्रीब्यूशन फ्रीक्वेंसी कर्व है इसका हमें इक्वेशन पता होना चाहिए। लेट्स सपोज इसका इक्वेशन है समथिंग एफ ऑफ एक्स, ठीक है, इसकी इक्वेशन है, हमें पता होना चाहिए ये कर्व जो भी है इसका डेफिनेशन हमें पता होना चाहिए, इक्वेशन पता होना चाहिए। अब मैं आपसे पूछता हूं जो सवाल मैंने आपसे पूछा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ completion of activity at tk time, तो मैं कैसे निकालूंगा इस बात को? तो ये होगा दिस विल बी इक्वल टू एरिया अंडर, आप एक काम करो इस पॉइंट को k के नाम से डिफाइन कर दो, ठीक है, तो और इस एरिया को मैं सेट कर देता हूं, इसको मैंने सेट कर दिया, ठीक है। तो दिस इज डिफाइंड एज एरिया अंडर कर्व ए टू के, एरिया अंडर कर्व ए टू के डिवाइडेड बाय टोटल एरिया अंडर कर्व, टोटल एरिया अंडर कर्व, टोटल एरिया अंडर कर्व मतलब ए के बी सी, ठीक है, ये जो पूरा कर्व है उसके अंदर टोटल एरिया कितना है। ओके, तो ये हम कैसे निकालेंगे? इंटीग्रेशन ए टू सी एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन ए टू सी एफ ऑफ एक्स, इस तरह से आपका इक्वेशन बन जाएगा। ओके, सो दिस इज योर यूज ऑफ दिस प्रोबेबिलिटी कर्व और बीटा डिस्ट्रीब्यूशन फ्रीक्वेंसी कर्व इन PERT, okay, to find probability of completion of an activity at any particular time, okay, यूज क्या है ये है। अब एक कंसेप्ट आती है एक्टिविटी से रिलेटेड, और एक तरह का एक्टिविटी का एक टाइम आता है जिसको कहते हैं एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ कंप्लीशन ऑफ एन एक्टिविटी, एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ completion
ऑफ एन एक्टिविटी। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये सब डायरेक्टली एग्जाम में ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछे जाते हैं, और ये सब चीजें जब तक आप कंसेप्ट सीखोगे नहीं तब तक आप न्यूमेरिकल्स बना नहीं पाओगे। तो अच्छे से सुनिएगा। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय यूजिंग टीई। अभी मैंने आपको 3 तरह का टाइम बता चुका है, टी नॉट, टीएम, टीपी बता चुका है। 3 तरह का टाइम एस्टिमेट निकालने के बाद हम एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ कंप्लीशन ऑफ एन एक्टिविटी को कैलकुलेट करते हैं। अब ये क्या है टीई, इसको पहले डिफाइन करता हूं। दिस इज the average mean time taken for the completion of an activity is called as expected time। समझे? दिस इज द एवरेज मीन टाइम। ओके, तो आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि व्हाट इज एक्सपेक्टेड टाइम, तो सिंपली आपको क्या कहना है, एक्सपेक्टेड टाइम इज द एवरेज मीन टाइम टेकन फॉर द कंप्लीशन ऑफ एन एक्टिविटी is your expected time। It is represented by TE। इसको आप ये भी कह सकते हो, this is the time, सेकेंड पॉइंट इसी में लिखिए, this is the time for an activity at which probability of completion is 50%। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, एक्सपेक्टेड टाइम वो टाइम है किसी एक एक्टिविटी का जहां पर हम ये एज्यूम कर सकते हैं कि, मतलब एज्यूम क्या, ये माना जाता है कि 50% प्रोबेबिलिटी है, पॉसिबिलिटी है कि वो एक्सपेक्टेड टाइम के अंदर कोई एक एक्टिविटी खत्म हो जाए। मतलब समझ में आ रहा है, फीलिंग आ रहा है? मतलब एक्सपेक्टेड टाइम वो टाइम है, ओके, जो कि जिस समय में ये संभावनाएं हैं कि कोई एक्टिविटी जो भी आप कर रहे हो, कोई वर्क कर रहे हो, ये संभावनाएं हैं कि वो 50% ये संभावना है कि वो खत्म ही हो जाए, मतलब उस टाइम पीरियड के दौरान वो खत्म हो जाए। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 50%। ये चीज भी आपको एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जा सकता है। तो इस चीज को जरा समझते हैं। तो लेट्स सपोज कोई भी कर्व ले लो बीटा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की, राइट स्क्यूड या लेफ्ट स्क्यूड। लेट्स सपोज कि मैंने एक राइट स्क्यूड बीटा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व कंसीडर कर ली। ओके, ये ए, ये पॉइंट मैंने डिफाइन कर दी बी, ये पॉइंट मैंने डिफाइन कर दी सी। लेट्स सपोज यहाँ पे कहीं पे एक्सपेक्टेड टाइम है जिसको मैं डिफाइन करता हूँ पॉइंट ई, और इसको मैं डिफाइन करता हूँ एज टीई। दिस इज योर टीपी, टी नॉट हो गया, दिस इज टीएम हो गया, दिस इज टीपी हो गया, दिस इज योर प्रोबेबिलिटी, दिस इज योर टाइम। ओके, नाउ दिस इज अ बीटा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। तो इस कर्व को सॉल्व करके जो एक्सपेक्टेड टाइम है उसका एक फॉर्मूला निकल के आता है, जो कि आपको डायरेक्टली याद करना है। टीई इक्वल टू टी नॉट प्लस 4 टाइम्स टीएम प्लस टीपी डिवाइडेड बाई 6। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ओके, टीई इक्वल टू टी नॉट प्लस 4 टाइम्स टीएम प्लस टीपी डिवाइडेड बाई 6। This equation is derived from beta frequency distribution curve। ओके, अब कुछ पॉइंट बताता हूं, ध्यान रखनी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ कंप्लीशन
एक्टिविटी एट टीई कितना है 50%। तो ये प्रोबेबिलिटी हम कैसे निकालेंगे? तो जो भी प्रोबेबिलिटी है ये कैसे निकलेगा? इट विल बी इक्वल टू, अच्छा स्पेलिंग थोड़ा ये हो गया, BILITY, इट विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एरिया अंडर कर्व A to E f of x divided by integration of area under curve A to C f of x. Let's suppose f of x is the equation of the curve. So this is equal to कितना 0.5. This value is equal to 0.5. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ ना कि डायग्राम में बताता हूं आपको। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि एरिया अंडर कर्व फ्रॉम A to E, ये जो मैं शेड कर रहा हूं, इज इक्वल टू एरिया अंडर कर्व E to C। मतलब ये जो ब्लू शेड है और ये ग्रीन शेड है, दोनों के अंडर में जो एरिया है ये दोनों बराबर है। यही मतलब हुआ ना, तभी तो प्रोबेबिलिटी आपको 50% आ रहा है। ओके, सो आप ये कह सकते हो एरिया अंडर AE इज इक्वल टू एरिया अंडर A2, नहीं, एरिया अंडर EBC। ठीक है, तो ये सब कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मैं आपको बताता हूं जो आपको याद रखनी है। स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर एन एक्टिविटी, प्रॉपरली नोट्स बनाइए। तो स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर एन एक्टिविटी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? स्टैंडर्ड डेविएशन को रिप्रेजेंट करेंगे सिग्मा से। ये सब डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? TP माइनस T0 डिवाइडेड बाई 6, TP माइनस T0 डिवाइडेड बाई 6। नाउ कभी कभी वेरिएंस भी पूछ लेता है, तो वेरिएंस इक्वल टू नथिंग बट, इसको रिप्रेजेंट करेंगे डेल्टा स्क्वायर से। अच्छा, डेल्टा का उल्टा इस तरह से रिप्रेजेंट करता है, इसका स्क्वायर से, विच इज इक्वल टू, या फिर ऐसे लिखो, वेरिएंस इक्वल टू नथिंग बट सिग्मा स्क्वायर, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर होता है सिंपली, विच इज इक्वल टू TP माइनस T0 अपॉन 6 का स्क्वायर। ओके, चलिए आप एक क्वेश्चन लिखिए। सो बड़ा इंटरेस्टिंग सा एक क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन पढ़िए, आपको मजा आएगा। ए फादर नोट्स दैट हिज डॉटर यूज टेलीफोन, शी टेक्स नो लेस देन 5 minutes फॉर ए कॉल एंड समटाइम्स एज much as 1 hour. 15-minute call are more frequent than any duration. If daughter call is an activity in a per project, find TE and variance. समझे? चलो कैसे सॉल्व होगा? तो यहाँ पे आपको 3 तरह का टाइम गिवन है। एक गिवन है T0 ऑप्टिमिस्टिक, ये क्या होगा? सबसे कम वाला 5 मिनट। TM क्या होगा? आइडियल टाइम 15 मिनट। TP क्या हो जाएगा? 1 आवर मीन्स 60 मिनट। 3 टाइम एस्टिमेट पता चल गया। अब आपको निकालनी है पहला एक्सपेक्टेड टाइम, जिसके करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी क्या है? 50%। तो क्या कैसे निकलेगा? एक्सपेक्टेड टाइम का जो फॉर्मूला है ये क्या, अभी मैंने आपको लिखवाया, T0 प्लस 4 टाइम्स TM प्लस TP डिवाइडेड बाई 6। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो 5 प्लस 4 इंटू 15 प्लस 60 डिवाइडेड बाई 6, तो ये कितना आ रहा है? 20.833 मिनट, है ना? दिस इज योर TE। अब स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे सिग्मा सबसे पहले, क्योंकि हमको वेरिएंस निकालना है, तो वेरिएंस निकालने के लिए हमको सिग्मा निकालना होगा।
तो सिग्मा इक्वल टू फॉर एक्टिविटी क्या होगा, टीपी माइनस टी नॉट अपॉन 6। तो इसका यूनिट क्या होगा, मिनट में आएगा। देखिए क्योंकि एक टाइम है ना, तो इसका यूनिट भी मिनट में आएगा। एग्जाम में ध्यान रखना, कभी कभी ये यूनिट भी पूछ लेगा। ओके, थोड़ा ट्रिकी होता है ये सब आइडेंटिफाई करना, तो ध्यान रखना। यहाँ पे टाइम होगा, इसका मिनट, इसका भी मिनट, तो यहाँ पे भी यूनिट भी मिनट में आ जाएगा। तो इसका अगर स्क्वायर करेंगे सिग्मा के स्क्वायर, तो ये निकल जाएगा आपको वेरिएंस। तो हमको वेरिएंस ही बतानी है, तो हम डायरेक्ट वेरिएंस निकाल लेते हैं। 60 माइनस 5 अपॉन 6 का स्क्वायर इक्वल टू समथिंग, यू विल गेट 84.027 मिनट स्क्वायर। तो अच्छा, ये स्क्वायर करिए तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, मिनट स्क्वायर। ओके, तो ये ईएस में पूछा जा चुका है ये सब क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चन ईएससी में पूछे, गेट में भी पूछे। ओके, 1 मार्क, ईएससी में भी 1 मार्क। अब पूछेगा तो 2 मार्क्स का होगा, तो ध्यान रखिएगा गलती ना हो। फॉर्मूला याद रखोगे कोई प्रॉब्लम नहीं हो। टीई का फॉर्मूला तो बिल्कुल याद रखना ही रखना है, टी नॉट प्लस 4 टाइम्स टीएम प्लस टीपी बाई 6। ये किसका फॉर्मूला है, दिस फॉर्मूला विल बी करस्पॉन्डिंग टू टीई। ओके, एंड बस यही है। अभी एक थ्योरी पढ़ेंगे, सेंट्रल लिमिट थ्योरम। वेट, सेंट्रल लिमिट थ्योरम, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम। ओके, इससे आपको बहुत सारी चीजें पता चलेंगी, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आते हैं। देखिए ये थ्योरम क्या है, लिखते लिखते आपको समझ में आएगा। लिखिए, इफ देयर आर एन एक्टिविटी in the project having estimated time duration as TE1, TE2 TEN and standard deviation as sigma 1, sigma 2 sigma n। ओके, ये स्टेटमेंट मैंने आपको लिखवाया कि लेट्स सपोज किसी एक प्रोजेक्ट में एन एक्टिविटी है, उसका एस्टिमेटेड टाइम ड्यूरेशन जो है हर एक एक्टिविटी का गिवन है, T1, T2, TEN। सिमिलरली हर एक एक्टिविटी का स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है, सिग्मा 1, सिग्मा 2, सिग्मा n, इस तरह से। देन हमारे पास कुछ फाइंडिंग्स हैं, सेंट्रल लिमिट थ्योरम से हमारे पास कुछ फाइंडिंग्स हैं, कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं, कुछ रिजल्ट्स हैं। अब वो रिजल्ट्स क्या क्या है। पहला स्टेटमेंट, द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन considered for each activity in PERT project is, कौन सा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कंसिडर करते हैं, बीटा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। बीटा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन however for entire project probability distribution is considered as normal distribution। probability distribution
is considered as normal distribution. बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है ये, आपके एग्जाम में एज ए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पर प्रोजेक्ट के अंदर ये सेंट्रल लिमिट थ्योरम से ये चीज निकल के आती है। ओके, सेंट्रल लिमिट थ्योरम की ये सब बातें हैं। कहता है कि पर प्रोजेक्ट के अंदर हम जानते हैं कि किसी एक्टिविटी का जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, ये फॉलो करता है बीटा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। लेकिन फॉर एंटायर प्रोजेक्ट, पूरे प्रोजेक्ट के लिए हम नॉर्मल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, पूरे एंटायर प्रोजेक्ट के लिए हम क्या कंसिडर कर सकते हैं? नॉर्मल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हम कंसिडर कर सकते हैं। अभी नॉर्मल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है? ये कर्व ऐसा होता है, नॉर्मल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व कुछ ऐसा होता है, मतलब ये ना राइट स्क्यूड होता है ना लेफ्ट स्क्यूड, एकदम इसका जो पीक होगा वो एकदम सेंटर पे होगा। ठीक है, ये ना लेफ्ट स्क्यूड होता है ना राइट। ये प्रोबेबिलिटी हो गया। और इधर हम रिप्रेजेंट करेंगे टाइम को। अभी यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ टाइम मैं आपको बताता हूँ, कुछ कुछ टाइमिंग्स बताता हूँ। लेट्स सपोज ये सेंटर पे, ठीक है, एग्जैक्टली इसका जो सेंटर है इसको हम कहते हैं टीई, कैपिटल टीई। ओके, नाउ लेट्स सपोज, अच्छे से डायग्राम को बनाइए तब चीजें और अच्छे से आपको समझ में आएंगी, क्योंकि डायग्राम इंपॉर्टेंट है। कॉपी पे साफ साफ रहेगी आपकी नोट्स, तो आप अच्छे से पढ़ पाओगे। नाउ लेट्स सपोज कि ये जो टीई है ये क्या है? प्रोजेक्ट कंप्लीशन इवेंट। प्रोजेक्ट कंप्लीशन इवेंट मतलब, कहने का मतलब है टीई वो समय है जब आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो रहा है ना, प्रोजेक्ट कंप्लीशन इवेंट टीई। और सिग्मा, लेट्स सपोज सिग्मा जो है मैं डिफाइन कर देता हूं पहले इधर एक चीज, टीई इज इक्वल टू प्रोजेक्ट कंप्लीशन इवेंट, प्रोजेक्ट कंप्लीशन इवेंट एंड सिग्मा इज स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ प्रोजेक्ट। ये पूरे प्रोजेक्ट का स्टैंडर्ड डेविएशन है। अब मैं यहाँ पे कंसिडर करूंगा, जो इस डायग्राम में जो मैं लिखूंगा उसका बात कर रहा हूँ, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ प्रोजेक्ट। ये मैं पूरे प्रोजेक्ट के लिए बना रहा हूँ। और तो ये जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है ये नॉर्मल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है, नॉर्मल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। ओके, टीई क्या है? प्रोजेक्ट कंप्लीशन इवेंट, मतलब जब प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ तो जो टाइम लगा, दैट टाइम इज योर टीई। ठीक है, टीई। देन this is your TE minus sigma, this is your TE minus 2 sigma, this is your TE minus 3 sigma। उसी तरह से ये क्या हो जाएगा? TE प्लस सिग्मा, TE प्लस 2 सिग्मा, और ये क्या हो जाएगा? TE प्लस 3 सिग्मा। ठीक है, TE प्लस 3 सिग्मा। नाउ अब ये नॉर्मल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो कर्व मैंने आपको दिया, यहां से कुछ कुछ ऑब्जर्वेशंस है, वो क्या क्या है उसे देखिए जरा। पहला, प्रोबेबिलिटी ऑफ कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट एट टाइम टीई। पहला लिखिए, प्रोबेबिलिटी
of completion of project at time TE is just 50%। ठीक है, मतलब TE क्या है, एक तरह का एक्सपेक्टेड टाइम है ना पूरे प्रोजेक्ट का। ये पूरे प्रोजेक्ट का हम बात कर रहे हैं और यहाँ पे नॉर्मल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व को ये फॉलो करता है। याद रखने वाली बात है ये सब। नेक्स्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट फ्रॉम TE माइनस सिग्मा टू TE प्लस सिग्मा, इस टाइम रेंज में प्रोबेबिलिटी ऑफ कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट कितना है, इज 68%। डायरेक्ट याद रखने वाली बात है, एग्जाम में पूछेंगे। पॉइंट नंबर 3, प्रोबेबिलिटी और न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त इन सब चीजों का यूज करूंगा मैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ कंप्लीशन ऑफ project from TE minus 2 sigma to TE plus 2 sigma is 95%. Third, fourth, probability of completion of project from TE minus 3 sigma to TE plus 3 sigma is 97.7%. No, sorry, 99.7%. ओके, लगभग 100% कहने का मतलब। तो ये सब कुछ ऑब्जर्वेशंस याद रखना है नॉर्मल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व से। अच्छा, एक नोट बनाइए, वो सिग्मा जो हमने निकाला था किसी एक एक्टिविटी के लिए, ठीक है, याद करिए, जो सिग्मा निकाला था, स्टैंडर्ड डिविएशन निकाला था किसी एक एक्टिविटी के लिए, तो वो कैसे निकाला था, मतलब कितना आया था, TP माइनस T0/6 आया था ना। उसका प्रूफ आप देखना चाहोगे? देखो उसको कैसे हम प्रूफ करेंगे। चलो मान लेते हैं कि ये जो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट है, इसको एक सिंगल एक्टिविटी मान लेते हैं, ये कोई एक बड़ा मेजर एक्टिविटी है, ये पूरा एक प्रोजेक्ट जो है ये कोई एक एक्टिविटी है, ऐसा हम एज्यूम कर लेते हैं। ओके, लेट एज्यूम the whole project as the whole, पता नहीं ये डेरिवेशन भी पूछ सकता है, मेरे को इंटरनल फीलिंग आ रही है, whole project as one major activity। ओके, तो ऑप्टिमिस्टिक टाइम कितना होगा, T0 विल बी, मतलब सबसे कम समय, विच इज नथिंग बट TE माइनस 3 सिग्मा। पेसिमिस्टिक टाइम TP इज नथिंग बट TE, सबसे अधिक टाइम कितना लग रहा है, TE प्लस 3 सिग्मा। ओके, तो मैक्सिमम रेंज ऑफ टाइम कितना है, तो मैक्सिमम रेंज ऑफ टाइम अगर मैं लिखूंगा तो मैं लिखूंगा, क्या लिखूंगा, TP माइनस T0, और ये TP माइनस T0 अगर मैं करूं तो क्या आएगा, TE प्लस 3 सिग्मा माइनस TE प्लस 3 सिग्मा। तो इधर TT खत्म, तो इधर क्या बचा, TP माइनस T0 इक्वल टू 6 सिग्मा। तो यहां से क्या निकल जाएगा, सिग्मा इक्वल टू TP माइनस T0 अपॉन सिग्मा।
यही तो है स्टैंडर्ड डेविएशन। ओके, तो ये जो स्टैंडर्ड डेविएशन है ये किसी एक पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए है, क्योंकि हमने यहाँ पे ये क्या एज्यूम करके इसको डिराइव किया है, हमने ये एज्यूम करके डिराइव किया है कि ये जो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट है, ओके, ये जो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट है ये एक एक्टिविटी है, ये कोई एक बड़ा सा एक्टिविटी है, ये एज्यूम करके मैंने इस बात को डिराइव किया है। ओके, तो दिस इज योर स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर ए पर्टिकुलर एक्टिविटी। अब स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर प्रोजेक्ट कैसे निकालेंगे इसके बारे में भी बताऊंगा। ठीक है, तो ये अभी जो हमने बात किया, ये बात किया हमने सेंट्रल लिमिट थ्योरम का पहला फाइंडिंग, पहला आउटपुट का। अब वो पहला आउटपुट क्या था, बेसिकली यही बात थी पहला आउटपुट कि वो जो एक्टिविटी है पर्ट में, पर्ट टेक्निक में जो एक्टिविटीज है वो बीटा डिस्ट्रीब्यूशन, बीटा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व को फॉलो करेगी। लेकिन अगर हम एंटायर प्रोजेक्ट का बात करें तो वो नॉर्मल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व को फॉलो करेगी। अब मैंने आपको नॉर्मल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व कैसा दिखता है उसके बारे में बताया, ठीक है। उसके बाद हमने उससे कुछ कुछ ऑब्जर्वेशंस फाइंड आउट करके बताया। बस यहाँ अभी तक यही चीज पढ़े हैं सेंट्रल लिमिट थ्योरम का। नाउ सेंट्रल लिमिट थ्योरम का सेकंड फाइंडिंग, सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइंडिंग, सेकंड देखिए ये सेंट्रल लिमिट थ्योरम के अंदर में रहेगा। फर्स्ट हमने फर्स्ट पॉइंट लिखा, ठीक है, द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये सेकंड पॉइंट है सेंट्रल लिमिट थ्योरम की। देखिए द पाथ, ये सब न्यूमेरिकल जब बनाएंगे और डिटेल में समझ में आएगा, ऐसे अभी थ्योरी समझ के रखो। द पाथ विच कंज्यूम maximum of time resource, maximum of time resource is referred as क्रिटिकल पाथ। ये क्रिटिकल पाथ निकालना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में बहुत आते हैं। ओके, इज रेफर्ड एज क्रिटिकल पाथ। ये क्रिटिकल पाथ क्या होगा, एक नेटवर्क डायग्राम आपको दे दिया होगा पर, ओके, पर से, और आपसे पूछेगा कि इसमें क्रिटिकल पाथ निकाल के बताइए कौन कौन सा है। ओके, सब कुछ क्रिटिकल पाथ से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो क्रिटिकल पाथ कौन सा पाथ है, the path which consume maximum time resource, जिसमें सबसे अधिक समय लगे, प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने में जिस रास्ते से अधिक समय लगेगा, ओके, दैट इज योर क्रिटिकल पाथ। या फिर और आप इसको इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, और इट मे ऑल्सो बी डिफाइंड एज, लिखिए आगे, इट मे ऑल्सो बी डिफाइंड एज the path along which maximum time is required, maximum time is required for the execution of project, execution of project and hence its completion is called critical path। okay, so let's suppose कि जो estimated time है along critical path for completion of project, it is TE, so which will be equal to nothing but TE1 plus TE2 plus dot 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 TEN। ठीक है, this is your estimated time of completion of the project and this is along critical path, along critical path।
Okay, I am calculating this along critical path. Means these are estimated time t1, t2, tn. These are the estimated time for the activities which are coming under or coming along critical path. उन्हीं एक्टिविटीज का एस्टिमेटेड टाइम है जो क्रिटिकल पाथ के अलॉन्ग आ रही है। अभी मैं आपको बता रहा हूँ ये सब चीजें, न्यूमेरिकल जब बनाएंगे ना तो और ज्यादा क्लियर कट में आ जाएगी। आप थ्योरी लिख के रखो। अच्छा, आपको पता है ये जो टी समय मैंने बताया था, ये एक तरह का एक्सपेक्टेड टाइम है क्या ओवरऑल प्रोजेक्ट का कंप्लीशन का। और इस टाइम पे जो भी एक टीई के करस्पॉन्डिंग जो भी टाइम होगा, इस टाइम पे आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो ही हो, इसका कितना परसेंट चांस है? 50%। क्या मतलब इसके करस्पॉन्डिंग जो प्रोबेबिलिटी है एट टाइम टी वो कितना है? 50%। इसको भी एक नोट बना के लिख लीजिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ completion of project at time te is just 50%। ये जो स्टेटमेंट्स लिखवा रहा हूं, ये नहीं कि केवल याद करना, आपको याद तो करना ही करना है, इनका यूज भी है न्यूमेरिकल। इन स्टेटमेंट पर बेस्ड न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी आ जाएंगे, तब आपका सर चकरा जाएगा। ठीक है, वो तो हम है जो आपको सब कुछ डिटेल में बताएंगे, न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करवाएंगे, इनका यूज भी करवाएंगे हर एक एंगल से। तो इसलिए जो अभी पढ़ा रहा हूँ थियोरेटिकल पार्ट्स, इनको अच्छे से नोट में लिखिए। इसलिए हम डिक्टेट भी कर रहे हैं और खुद भी लिख रहे हैं कॉपी में, ताकि आपको किसी भी तरह का कंफ्यूजन ना हो। ओके, ताकि आप प्रॉपरली नोट्स बना पाए। समझ में आ रहा है यहाँ तक चीजें आपको? ओके, ज्यादा कुछ सोचने का या रिसर्च करने की जरूरत नहीं है। जो पता है बस उतना, जैसा समझा रहे हैं बस उतना समझ के रखो, उतना ध्यान में रखो। जैसा जैसा पढ़ाते चल रहे हैं उतना समझ लीजिए, उतना ध्यान में रखिए, बाकी सब अपने आप हम करा देंगे। ओके, तो देखो स्टैंडर्ड डेविएशन किसी एक एक्टिविटी का कैसे निकालेंगे ये आपको पता है। कैसे? टीपी माइनस टी नॉट अपॉन 6, यही तो था, टीपी माइनस टी नॉट अपॉन 6। किसी भी एक एक्टिविटी का स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना आपको पता है। लेकिन एक प्रोजेक्ट के अंदर बहुत सारे एक्टिविटीज होंगी, ठीक है? तो किसी एक प्रोजेक्ट का, ओवरऑल प्रोजेक्ट का अगर स्टैंडर्ड डेविएशन निकालोगे तो कैसे निकालोगे? ये सेंट्रल लिमिट थ्योरम का थर्ड आउटपुट है। लिखिए, स्टैंडर्ड पूछ चुका है, एग्जाम में पूछ चुका है, टेंशन मत लो, वही पूछ चुका है एग्जाम में, ईएस के ऑब्जेक्टिव में भी, प्री में भी, ओके, नॉन टेक्निकल में उसमें भी पूछ चुका है। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ प्रोजेक्ट कैसे निकालेंगे? लेट्स सपोज स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ प्रोजेक्ट, यहाँ पे मैं प्रोजेक्ट का अगर बात करूं, इसको भी मैं सिग्मा से ही रिप्रेजेंट करता हूँ। लेट्स सपोज यहाँ पे डिफरेंट बहुत सारे एक्टिविटीज है, मान लो बहुत सारे एक्टिविटीज है, तो हर एक एक्टिविटी का स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लेना। उसके बाद क्या होगा? रूट अंडर सिग्मा 1 का स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 का स्क्वायर प्लस सिग्मा 3 का स्क्वायर, ओके, प्लस डॉट 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 डॉट, इस तरह से सिग्मा n का स्क्वायर। अब ये किसके अलाउंग लेना है? क्रिटिकल पाथ के अलाउंग। ये जो एक्टिविटीज जो आप कंसीडर करोगे, जो भी उस नेटवर्क डायग्राम में, किसी एक प्रोजेक्ट का आप नेटवर्क डायग्राम बनाए होंगे, उस नेटवर्क डायग्राम में आप क्रिटिकल पाथ आइडेंटिफाई कर लोगे। अब क्रिटिकल पाथ आइडेंटिफाई करने के बाद तो उस क्रिटिकल पाथ के अलावा जो डिफरेंट एक्टिविटीज आए होंगे, उन एक्टिविटीज का स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लेना और उन्हीं एक्टिविटीज का ये कैलकुलेशन कर लेना, जो फॉर्मूला मैंने आपको यहाँ पे दिया है। ओके, तो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ प्रोजेक्ट निकल जाएगा। तो दिस इज अलोंग क्रिटिकल पाथ। और क्रिटिकल पाथ क्या होता है? क्रिटिकल पाथ इज दैट पार्ट अलोंग विच मैक्सिमम टाइम रिसोर्सेस आर यूज्ड। ठीक है, अब एक नोट बनाओ, एक तरह का कंफ्यूजन आएगा आपको। मान लो कि आपको एक प्रोजेक्ट में आपको 2 क्रिटिकल पाथ दिखे, ठीक है, या फिर मोर देन 1 क्रिटिकल पाथ आपको दिखा, ओके। अब ये क्रिटिकल पाथ को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे इसका मैं तरीका बताऊंगा। एक होती है स्लैक, कुछ निकालते हैं, इवेंट टाइमिंग वगैरह मैं बताऊंगा आगे, जस्ट आने वाली है वो सब चीजें, सब कुछ आने वाली है। इवेंट टाइमिंग्स बताएंगे, ओके। इवेंट टाइमिंग्स जैसे कि अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड इवेंट टाइम, लेटेस्ट अलाउएबल ऑकरेंस टाइम,
है ना, डिफरेंट इवेंट टाइमिंग्स होते हैं। इन इवेंट टाइमिंग्स को समझेंगे तो फिर हम एक वैल्यू निकाल पाएंगे जिसको कहते हैं स्लैक। अभी जहां जहां पर स्लैक 0 होगा जिस जिस एक्टिविटीज के लिए, उसके अलाउंग जो एक्टिविटीज होंगे, ओके, दैट विल रिप्रेजेंट द क्रिटिकल पाथ एक्टिविटीज। ये कुछ होता है, हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट। इससे जस्ट ये नोट के बाद इवेंट टाइमिंग्स ही हम बताएंगे। ओके, तो लिखिए। तो आपने देखा कि किसी एक प्रोजेक्ट में लेट्स सपोज कि 2 क्रिटिकल पाथ है या मोर देन 1 क्रिटिकल पाथ है। ओके, आपको पता चल रहा है देयर आर मोर देन 1 क्रिटिकल पाथ। तो एक्चुअली में क्रिटिकल पाथ क्या होगा? फिर आप उन दोनों, फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे, वहां पे टैली हो जाएगा। तो आप, लेकिन आपको क्रिटिकल पाथ आपको किसी एक ही को सिलेक्ट करना है, तो आप वो कौन सा एक होगा जिसको आप रियली क्रिटिकल पाथ सिलेक्ट करोगे? ऐसी सिचुएशन में जो हम टाई हो चुकी है उसको जो ब्रेक करेंगे वो स्टैंडर्ड डेविएशन को यूज करके ब्रेक करेंगे। जो भी डिफरेंट क्रिटिकल पाथ है, लेट्स सपोज ये कोई एक क्रिटिकल पाथ आई, फिर इस तरह से इस तरह से इस तरह से इस तरह से कोई एक क्रिटिकल पाथ आई, है ना, ये 2 डिफरेंट क्रिटिकल पाथ हो गया। तो 2 डिफरेंट क्रिटिकल पाथ के अलावा आप क्या करिए, दोनों प्रोजेक्ट का स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करिए। ओके, along both the critical path, what we do, we calculate the project standard deviation of project, standard deviation जिसका मैक्सिमम होगा इस, ओके। अब इन दोनों में से जिसके करस्पॉन्डिंग स्टैंडर्ड डेविएशन मैक्सिमम होगा, that will be the most critical path। ठीक है, that will be the most critical path। ये सब कंसेप्ट है, एग्जाम में आ जाएगा इनका यूज। इस डायरेक्ट स्टेटमेंट का ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया मोस्ट क्रिटिकल पाथ बताओ, या फिर आपको डायरेक्टली बोल दिया कि क्रिटिकल पाथ क्या है, और ये कंसेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन है, अंदर ही अंदर। समझे कुछ? ओके, तो ये सब न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल का कंसेप्ट है। तो लिखिए, फॉर मोर देन वन क्रिटिकल पाथ। और क्रिटिकल पाथ कैसे निकालेंगे ये चीज अभी आप समझे नहीं हो, आप केवल जानते हो कि क्रिटिकल पाथ होता क्या है। ओके, तो हड़बड़ाने का नहीं, क्रिटिकल पाथ कैसे निकालते हैं ये चीज मैं समझाने वाला हूं। फॉर मोर देन वन क्रिटिकल पाथ इन ए नेटवर्क, comma, path for which standard deviation is maximum is most critical among all, is most critical among all। ये सारे जितने भी स्टेटमेंट्स हम लिखवा रहे हैं, न्यूमेरिकल जब सॉल्व करेंगे इन सब स्टेटमेंट्स को वेरीफाई भी करेंगे, न्यूमेरिकली चेक भी करेंगे आखिर ये है कि नहीं है, ये बात सही था या नहीं है। ओके, इनको भी वेरीफाई कर लेंगे। सो वेल, with this we have completed some major theoretical part in PERT। मैं आपको बता दूं सिनेरियो होगा क्या। अभी कुछ मतलब लगभग 10 घंटे मान लो आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स चलेंगे, जैसे कि PERT चलेगा। PERT का कंसेप्ट, अभी तो PERT का कंसेप्ट लगभग खत्म हो ही चुका है, इवेंट टाइमिंग्स वगैरह कुछ है। ओके, इवेंट टाइमिंग्स है, फिर स्लैक है। ओके, फिर कुछ और बताएंगे, प्रोबेबिलिटी फैक्टर वगैरह, एक थोड़ा और लगभग 1 घंटे का थ्योरी और है समझाने लायक। फिर हम न्यूमेरिकल बनाना शुरू कर देंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे वो सीपीएम पढ़ेंगे। तो पर्ट और सीपीएम जैसे आपका खत्म होगा, आपका मेजर जो बर्डन है आपके ऊपर वो खत्म हो जाएगी। देन वी विल स्टार्ट समथिंग अदर। अब समथिंग अदर क्या, जैसे कि प्रोजेक्ट क्रैशिंग, ठीक है, क्रैशिंग वगैरह स्टार्ट करेंगे, वो सब चीजें स्टार्ट करेंगे। तो अभी लगभग पर्ट और सीपीएम को खत्म होने में लगभग 6 से 8 घंटे हम लेंगे। ओके, अभी तो मैंने स्टार्ट किया जस्ट पर्ट को। सो वेल, विद दिस ओनली आई एम एंडिंग दिस वीडियो हियर, बिकॉज सैचुरेशन ओवर हो जाएगा आप सबका। इन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर आई विल कंटिन्यू विद इवेंट टाइमिंग्स। हम अभी पर्ट को ही पढ़ रहे हैं, चैप्टर मेरा चेंज नहीं हो रहा है। चैप्टर जब चेंज होगा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। अभी जो भी पढ़ेंगे हम पहले पर्ट पढ़ रहे हैं।
ठीक है। चैप्टर अब नेक्स्ट में स्टार्ट करूंगा तो सीपीएम करूंगा, लेकिन अभी जितना भी जब तक मैं सीपीएम कह नहीं रहा हूँ उससे पहले जो भी चीजें हम पढ़ेंगे सब पर्ट के अंदर ही पढ़ेंगे। पर्ट का थ्योरम, पर्ट के कंसेप्ट को ही मैं समझा रहा हूँ आपको। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इवेंट टाइमिंग्स को स्टार्ट करेंगे और मतलब जो भी बचा कुचा है पर्ट का उसको खत्म करेंगे। सो आप सभी को इन्फॉर्मेशन दे दूं कि आप एनरोल करना चाहें तो एनरोल कर सकते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के वीडियो कोर्स में। शायद नेक्स्ट वीडियो हम प्राइवेट रख देंगे। एंड अभी ऑफर चल रही है, आप 500 पे एनरोल कर सकते हैं, ओनली एट 500। कॉन्टैक्ट करिए 7008-420-353। जो एक्चुअल फी है इसकी इट इज 700, 200 रुपीज डिस्काउंट। ओके, ओनली फॉर लिमिटेड ड्यूरेशन ऑफ टाइम। एंड अदर टेक्निकल पेपर पर भी लिमिटेड टाइम के लिए हमारे पास ऑफर चल रही है। आप कांटेक्ट कर सकते हो हमें व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर डायरेक्टली आप कॉल कर सकते हैं। हमारा नाम है पीयूष प्रासी एंड आई एम योर फैकल्टी। गुड लक, बेस्ट ऑफ लक विथ योर प्रिपरेशन। जितना मेहनत करोगे उतना आगे बढ़ोगे। एग्जामिनेशन सभी सामने है, एसएससी का है, पीएस का है, गेट का है, इस बार भी है, अगले साल भी है, उसके अगले साल भी आएगा। लेकिन आपको सोचना है कि आपको कब क्रैक करनी है, और जब सोच लिया कि अब इस साल इस बार क्रैक करनी है तो बैठ जाने का, पढ़ने का, क्रैक कर डालने का। ओके, आई एम विथ यू। गुड लक।